नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के वो लेखक जिन्होंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक रहे हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपने झोले में दवाइयाँ लेकर चलते हैं, ढाबों पर रुकते हुए लोगों को मुफ्त चिकित्सा सलाह और उनकी चिकित्सा करते हुए। बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, 6 शॉर्ट फिल्में भी बना चुके हैं और इनके बताने का इतना कुछ है कि मैं बहुत 5-10 मिनट का भी इंट्रोडक्शन इनका दे सकता हूँ। आज डॉक्टर साहब से संयोग से मुलाकात हुई है तो मनुस्मृति का जिक्र आया तो मेरा मन हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मनुस्मृति पे किताब भी लिखी है, मनुस्मृति मुफ्त में हुई बदनाम प्रभात प्रकाश। मुफ्त हुए बदनाम। मुफ्त हुए। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है रोहतक में, आपका अपने ही शहर में ना है। रोहतक से तो बहुत जुड़ाव है आपको। नहीं, मैं पैदा यही हुआ था और पढ़ा यही था। और ये इस पे बात चली तो आपको बात बताऊं कि जब 12वीं पास किया और मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन ले रहा था तो पहली बार डोमिसाइल मांगा, हालांकि पंजाब था तो डोमिसाइल मांगा गया। फॉर्म था उसमें, मैं उसको भर के और डीसी के दफ्तर चला गया। तो डीसी कहने लगा, बेटे ऐसे थोड़ा ही होता, कोई प्रॉपर्टी की वो लेके आओ, कुछ प्रूफ तो लेके आओ। मैंने कहा जी ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरा 5वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है, ये 8वीं का है, ये 10वीं का यूनिवर्सिटी का, ये 12वीं का, सारे यहाँ के स्कूल कॉलेजों के हैं। प्रॉपर्टी मेरे बाप के नाम है, मैं अपने बाप का डोमिसाइल नहीं बनवाने आया, मैं अपना बनवाने आया हूँ। तो मुझे बाद में पता लगा एक वकील खड़े थे वहाँ, चौधरी लहरी सिंह थे वो। तो कहने लगे उससे डीसी से कि जनाब आप बनाओ ना बनाओ पर लड़का क्या ठीक रहा है। और डीसी ने मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट साइन कर दिया। बाद में चौधरी लहरी सिंह कहने लगे, मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, कि बेटे किस लिए बनवा रहा है तू। मैंने कहा जी मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहता तू वकील बन जा, क्या करेगा, तेरी जो तर्क शक्ति है वो बहुत तगड़ी है। बाद में मुझे पता लगा वो चौधरी लहरी सिंह थे। और कितने बढ़िया आदमी थे, बहुत ऑनेस्ट आदमी थे वो, कि जैसे ही चुनाव जीतते या हारते थे अगले दिन कोर्ट पहुंच जाते थे। वो कहते थे मेरा घर इससे चलता, राजनीति से नहीं। ठीक है बात नहीं, मैं बताऊं उन्होंने मेरे को, मैं नहीं जानता था उन्हें, तो उन्होंने डीसी को कहा जी देखो जनाब बनाओ ना बनाओ पर लड़का क्या ठीक रहा है। अपना बनवाने आया, अपने फादर का नहीं बनवाने आया, और मेरा बन गया और लोग धक्के खाते रहे। तो रोहतक तो वही रोहतक, या रोहतक की तो पता ही है फिर जैसे होते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। अच्छा, तभी तो आपने मनुस्मृति पे किताब लिख दी। हाँ, मैंने गीता पे भी लिखा है, गीता चिकित्सीय दृष्टिकोण कि भाई एक डॉक्टर कैसे देखता है। रामचरितमानस पर लिखी है कई किताबें, और योग पर लिखी है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ योगा। डॉक्टर साहब ये मनुस्मृति जितना मैं 40 साल 42 साल की उम्र में भारतीय इतिहास का लेखन में सबसे बदनाम ग्रंथ है ये। और इसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, इसके विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं। खास बात यह है कि दोनों ही बहुत सारे अनजान लोग, अनपढ़, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उनको अनपढ़ कहता हूँ। तो क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मनुस्मृति मनु ने नहीं लिखी, जो किसी को नहीं पता। अच्छा। और जो मूर्ख इसको पढ़ लेगा पहले श्लोक में ही है। ये देखो मैं अभी आपको खोलना बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। कोई व्यक्ति जो इसको पहला श्लोक पढ़ लेगा ना, वो कभी ये गलती नहीं करेगा। तो मुफ्त में बदनाम होगा। मुफ्त में, तभी तो मैंने उसका शीर्षक दिया मनुस्मृति मुफ्त हुए बदनाम। उस बेचारे ने लिखी नहीं है, और ना वो ब्राह्मण था, ब्राह्मणवादी कहते हैं। अच्छा। तो पहले 2 लाइनों में तो उसकी बड़ाई की गई, राजा था ना कि भाई आप राजा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई छटा आ गया ये, भगवन सर्ववर्णानाम यथा वदनम पूर्वशय अंतर प्रभावना च धर्मानो व्यक्तुरहसि तौमेव एकम हास्य सर्वस्व विधानस्य सवम भुवय अचिंत्य प्रेमश्च कार्य तत्वा प्रभो। कि हे प्रभो, भाई बड़े आदमी को प्रभो कह देते हैं, कि आप विद्वान हैं, आप उम्र दराज हैं, आप अधिकारी हैं, राजा थे। हुआ क्या है कि 4 वर्णों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं जी,
उनके बीच में समाज में बड़ी बदफैली हुई है, कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है ऐसे है। तो आप कृपया करके हमें वो बताएं जो सर्वमान्य हो, जिसको सब मान सके। तो फिर मनु ने कहा भाई मैं कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि इससे पहले मनु की जो स्मृति कही जाती है, वो जो समाज के लिए लिखी गई या कानून या जो भी था मॉरलिटी, वो पहले से मौजूद थी। पहले श्लोक में ही है कि भाई ये फैले हुए 4 वर्णों में। इसका मतलब 4 वर्ण भी पहले थे, मनु ने नहीं बनाया। पहला श्लोक है उसका मनुस्मृति का। और मनुस्मृति की इस वक्त 50 पांडुलिपियां हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में, जिसमें मिनिमम 650 है श्लोक और मैक्सिमम 2400 है। अच्छा जी। 650 वाली जो थी वो चीन की दीवार में मिली थी। चीन की दीवार के अंदर? हाँ। अच्छा। वर्ल्ड वार 2 में एक गोला पड़ा, दीवार टूट गई, उस दीवार में एक गवाक्ष निकला, उसमें एक संदूक था। संदूक में बहुत सारी किताबें थी, जिनमें से एक मनुस्मृति भी थी, जिसके 625 श्लोक हैं, जो आज लंदन म्यूजियम में मौजूद है, रखी हुई। 2400 वाली जो थी, वो जो सम्राट अशोक थे, उनके पोते थे बृहद्रथ या कुछ ऐसे नाम था, उनको मार दिया था पुष्यमित्र उनके सेनापति ने जी, क्योंकि वो यवनों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं तो बौद्ध हूँ। उन्होंने कहा भाई कब्जा हो जाएगा। फिर उसने देखा कि इस बुद्ध धर्म की वजह से पुष्यमित्र ने सोचा कि भाई ये हमारा देश गर्त में जा रहा है, हिंसा और यवन आके लूट रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई एक सुमिति भार्गव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी उसमें 6-7 ब्राह्मणों को बुला के कि मनुस्मृति जो बिखरी पड़ी है समाज में इधर उधर, आप उसको कलेक्ट करके एक किताब के रूप में दो। तो उस पट्टे ने जो किया, उससे वो 2400 श्लोक बन गए। अच्छा। और उस 2400 श्लोक में अगर आप उस 2400 वाली को पढ़ेंगे तो बहुत बार आपको लगेगा कि एक ही अर्थ के 8-10 श्लोक हैं। वो समय देशांतर के हिसाब से भाषा भी कहते हैं कि ये गलत है। उसके बाद यानी उससे पहले भी मनुस्मृति हमारे यहाँ कोई कानून की किताब नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, चाहे 2400 चाहे 625 वाली हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो श्लोक हैं वो ब्राह्मण के अधिकार और कर्तव्य के हैं या क्षत्रिय के हैं। जहाँ तक शूद्रों की बात है उसमें 8 श्लोक हैं शूद्रों के, बस। हाँ। और 8-10 ही स्त्रियों के बारे में। शूद्र जिसकी आपत्ति करते हैं ना, वो भी उसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। अच्छा। अब आप ये देखिए, पहले मैं बताता हूँ ये बात कि भाई ये तो आ गई, फिर क्या हुआ इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि कैसे ये बदनाम हुई। अब अंग्रेज़ों ने देखा जब यहाँ आए ईस्ट इंडिया कंपनी कि भाई मुसलमानों की तो कानून की किताब है शरीयत, तो हिंदुओं की क्या है, तो ढूंढ ढांड के उन्हें मिली मनुस्मृति, जबकि ये कानून की किताब के लंदन म्यूजियम में रखी हुई थी। नहीं, वो तो बाद में रखी गई। वो यहाँ जो सुमति भार्गव की 2400 वाली तो उसको उन्होंने कुल्लू भाट जो था एक, जो अंग्रेजी और संस्कृत का विद्वान था कलकत्ता का, उससे ट्रांसलेट करवाई। उस ट्रांसलेशन को फिर काशी के ब्राह्मणों से अप्रूव करवाया कि भाई ये ठीक है। और ये मनुस्मृति 4 वर्ण मनु ने बनाए थे, ये हो। लेकिन जैसे मैंने आपको श्लोक सुनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ लेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मनु ने लिखी। और उसको ये भी पता होगा कि 4 वर्ण पहले। और एक और बात बता दूं, 4 वर्ण जब से एग्रीकल्चर आया दुनिया में, सारी दुनिया में, मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, माया सभ्यता में, कहीं भी आया, तब से आज तक 4 वर्ण मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ उसको कोडिफिकेशन नाम दे दिया गया। अब आज के 4 वर्ण क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। उसमें लिखा है मुख से ब्राह्मण, मुख से इससे नहीं, इससे। चेहरा है जिसके अंदर दिमाग है, जो दिमाग से काम करता है वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्मांड को जानता है वो ब्राह्मण है। अगर आप छांदोग्य उपनिषद की एक कथा सुने तो उसमें आता है कि जो श्वेत केतु था, उद्यालक का बेटा, वो आया अपने बाप के पास पढ़ लिख के। उसने क्या पढ़ा कि तर्कशास्त्र, वेद, वेदांग, फलाना धिकड़ा।
उसने कहा क्या तूने उसको जाना है जिसको जानने के बाद किसी को जानने की ज़रूरत नहीं होती? कहता नहीं, वो गुरु ने नहीं पढ़ाया, आप पढ़ा दो। कहता नहीं। उन्होंने हरिदूत गौतम नाम के एक ऋषि के पास भेज दिया। वो बहुत बूढ़े थे, मरने को हो रहे थे। उसने देखा उसको कोई बड़े अहंकार में डूबा हुआ पढ़ा लिखा है। तो उसने कहा बेटे ये 400 गाय है, इनको ले जा चरा, जब ये 1000 हो जाए तो आ जाना, मैं तेरे को बता दूंगा क्या है। हाँ, उसने कहा यार ये 400 बूढ़ी गायें हैं, ये कहाँ से 1000 होंगी? लेकिन गुरु किया गया, जाना पड़ेगा। जब जाने लगा कहता इधर आ, जो अब तक सीखा है पढ़ा है उसको यहाँ छोड़ जा। यानी सीखे सिखाए को नहीं सिखाया जा सकता। मुश्किल। हमारी कथाएं बड़ी गूढ़ अर्थ रखती हैं अगर उनको समझें तो आप। तो वो चला गया। और हमारे जो पुरखे थे वो बड़े विनोदी स्वभाव के भी थे। तो वहाँ आता है उस उपनिषद में कि सांडों के सामर्थ्य उनके साथ रहने से और जंगल की हरी भरी हवा से वो शीघ्र ही 1000 हुए। भाई सांडों के बिना 1000 कहाँ से होती? 1000 होते ही वो वापस चल पड़ा। रात होगी और वो मार रहा है उनको डंडे। भाई किसी तरह गुरुजी मर ना गए हो, बूढ़े थे। एक सांड सामने आके खड़ा हो गया। ये तो हो भाई रुक जा, कोई बछड़ा बछड़ी बिछड़ जाएगा, किसी की टांग टूट जाएगी, क्या अत्याचार कर रहा है? उसने कहा भाई मैंने पूछना है जल्दी जाना कि ब्रह्म क्या है। कहता बस इतनी सी बात है। कहता इसका चौथा हिस्सा तो मैं बता दूंगा। देखो सारा तो नहीं पता मुझे। बोला चल चौथा बता। आग जला ली, बैठ गए तो उसने उसको 10 दिशाओं का ज्ञान दिया। ध्यान रखना, 10 दिशाओं का ज्ञान एक सांड दे रहा है। अगले दिन अग्नि देवता प्रकट हो गए। उसने जल और वायु और उसका दिया। फिर एक पक्षी आया, उसने वन का और यानी वनस्पतियों का दिया। उसके बाद मृदंग नाम का एक पक्षी आया, मैंने ढूंढा कहीं मिला नहीं, क्या होता है। अच्छा। तो उसने तारे आकाश इसके बारे में बताया। तो तभी गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा श्वेत केतु तेरी आंखें गाय जैसी निर्मल है। इसका मतलब तुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ओके। अब तुझे किसी शिक्षा की जरूरत नहीं। तो इस कहानी से आप सोचिए कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है ब्रह्मांड। 10 दिशाओं ले लो, जल ले लो, वायु ले लो, तारे ले लो। किसके बारे में बताया उन 4 लोगों ने? और बताने वाले कौन थे जी? समझे ना? तो बेसिकली जो ब्रह्म है वो ब्रह्मांड है। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, यानी ब्रह्मांड को जानता है। तो ब्रह्मांड को जानने के लिए मस्तिष्क चाहिए, इसलिए जो मस्तिष्क से काम करता है वो ब्राह्मण। जो भुजाओं से काम करता है, मैंने बताया आज के साइंटिस्ट जो हैं वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण से ना, जाति तो बहुत बाद में आई। तो आज के दिन अक्षत्रिय कौन है? पॉलिटिशियन और कॉरपोरेट, ये क्षत्रिय हैं। अब वो देखो, वो जो बिल गेट है ना, ये क्या नाम है, टेस्ला वाला, एलोन मस्क घुमा रखा है ना उसने दुनिया को। तो असली क्षत्रिय तो वो है। हाँ ठीक है। ट्रम्प तो मुनीम है। यहाँ भी हमारे यहाँ देख लो, क्षत्रिय कौन है? नाम बताने की जरूरत नहीं। वैश्य कौन है? वैश्य था जो कृषि को मैनेज करता था। बढ़िया नहीं था, व्यापार था ही, कृषि थी। तो यानी मैनेजर था वो। आज मैं डॉक्टर हूँ तो मैं हेल्थ को मैनेज करता हूँ। आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिज्म को मैनेज, तो आप वैश्य हैं, जाट नहीं है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और शूद्र कौन है? शूद्र हर वो व्यक्ति है जो हाथ से काम करता है, जिसके पास कोई स्किल नहीं, जिसको अनस्किल्ड लेबर कहा जाता है जी। वो जाति किसी का हो, वो शूद्र है। वो 4 वर्ण आज भी हैं दुनिया में। साइंटिस्ट भी हैं, एलोन मस्क जैसे भी हैं, और मेरे तेरे जैसे भी हैं, और हाथ से काम करने वाले भी। तो 4 वर्ण जब सृष्टि में खेती आरंभ हुई, जो लेट नियोलिथिक स्टोन एज में, यानी जो रिवर वैली सिविलाइजेशन से पहले
खेती आरंभ हुई, जी। तो वो लोग जो थे वहाँ से, वहाँ क्या हुआ, कबीले का मुखिया बन गया, ज़मीन का मालिक बन गया। उसके बाद क्या हुआ, एक कृषक आ गया जिसको उसने लगा लिया। फिर उसने सैनिक रख लिए कि भाई कोई कब्जा ना करे मेरी ज़मीन पे। फिर दास रख लिए जो उसके काम करने वाले, वहाँ उन्हें दास, स्लेव कहा गया, यहाँ शूद्र कहा गया। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ शूद्र दास नहीं थे, बंधक नहीं थे किसी के। और इसीलिए बहुत जगह, जैसे वाल्मीकि शूद्र से ब्राह्मण बना, वो विश्वामित्र आपका अक्षत्रिय से वो बना, यानी वर्णों से तो ऊपर नीचे आना जाना संभव। अंबेडकर जी ने लिखा, मेरी किताब में मैंने रेफरेंस दिया है कि ब्रिटिश राज को छोड़कर रजवाड़ों में आज तक संभव है कि जाति बदल जाए, कि एक चरमकार अगर ग्वालियर में से चलता है, जयपुर में आके खाती का काम करता है तो खाती हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने जनगणना की 1700 कुछ में पहली ब्रिटिश इंडिया में, वहाँ जातियाँ फिक्स होगी, ठप्पा लग गया उस पर। हाँ, तो ये तो 4 वर्ण और मनु की बात है। अब आते हैं श्लोकों की बात। जी। मैंने आपको बताया, उसमें एक श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं है, आपको मैं भेज दूंगा। उसमें इतना फॉरवर्ड थिंकिंग मनु है, या मनुस्मृति है, मनु तो नहीं कह सकता मैं उसने, लेकिन वो कहता है कि भाई अगर किसी विवाहिता स्त्री का पर पुरुष से संबंध हो जाता है और उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उस बच्चे को कौन पालेगा आपके हिसाब से? किसको पालना चाहिए? जिसका बच्चा है उसको पालना चाहिए ना। मनु लिखता है पति की जिम्मेवारी है कि वो पालेगा। मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, वहाँ श्लोक है सिर्फ कि भाई पति की जिम्मेवारी थी कि वो स्त्री का, चाहे वो सेक्स का है, दाम्पत्य जीवन का सुख दे या उसके खाने पीने का प्रबंध करे। जब वो नहीं कर सकिया तो उसको दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ा। तो गलती किसकी है? पति की है। इतना मॉडर्न थिंकर आज भी नहीं कोई सुसरा। हाँ, ये तो आप सोच के बताओ मुझे। फिर मनु कहता है कि जिस अपराध के लिए एक शूद्र को मान लिया 10 कोड़े लगते हैं, तो वैश्य को उसके 50 लगेंगे, अक्षत्रिय को 100 लगेंगे और ब्राह्मण को 1000 लगेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसकी ज्यादा जिम्मेदारी मानते हैं वो। बिल्कुल। कि तो इसको तो पूरा आप ये बताइए कि इसमें बुरा क्या है? आप मुझे ये बताइए। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन पे खास मतलब नहीं, मैंने बताया ना कि वो जो 2400 श्लोक आए, वो अब दुनिया में किसी को कुछ याद था। अब कबीर के ग्रंथ की ले लो आप, उसमें कुछ श्लोक ऐसे भी होंगे जो मनुस्मृति के होंगे ही नहीं। हाँ, वो विद्वानों ने जो भाषा विज्ञ उन्होंने, क्योंकि 4 गुना बने हैं वो, 600 के 2400 हुए हैं। विद्वानों ने माना कि 1100 असली श्लोक थे। अच्छा, मनुस्मृति। हाँ, तो अभी जो मनुस्मृतियाँ मौजूद हैं उसमें सारी 1100 वाली भी हैं, 2400 वाली भी है। अच्छा, सब है। 625 वाली तो नहीं छपी है। अच्छा, वो छपी ही नहीं ना, मेरी नॉलेज में। उन्होंने परमिशन नहीं दी? पता नहीं मुझे। देखी आपने वो बुक? ना, मैंने देखी भी नहीं, जब मैं था तब मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैंने ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा है। मैं रेफरेंस भी दे दूंगा आपको उसका, मेरी बुक में है। अच्छा, कि किसने ढूंढी? वो जो एक कैप्टन था फौज का, उसने ढूंढी। इसमें और भी कुछ किताबें थी, संस्कृत की भी थी। वो मनुस्मृति तो इत्तेफाक से प्रकट हुई है, नहीं हाँ, तो वो तो दीवार में पड़ी रहती थी। और वो वर्ल्ड वार 2 की बात है। तो बेसिकली क्या है कि मनुस्मृति के बारे में पहली बात तो ये है कि ये कोई न्याय संहिता नहीं थी। अंग्रेजों ने इसको न्याय संहिता, जब अंबेडकर जी ने इसे जलाया, उसके बहुत बाद का रेफरेंस है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको जला के गलती की, इसको जिंदा कर दिया। अंबेडकर जी ने कहा? हाँ, वो भी रेफरेंस है मेरे पास बाकायदा के फलाने पेज पर, और ये है मेरी किताब में। अच्छा, आज तो मैं वैसे आ गया तो किताब कोई तैयारी नहीं थी इस विषय की। हाँ, तो उसमें रेफरेंस है बाकायदा। मैंने उस किताब में, वो किताब होगी 150 पेज की, पौने 200, 28 पेज अम्बेडकर जी के हैं उसमें विद रेफरेंस, कि वो मनुस्मृति के बारे में क्या कहते हैं। 28 पेज हैं, समझे आप?
तो बेसिकली क्या है कि मनुस्मृति मुफ्त में बदनाम हुई। मैंने आपको बताया, आपके सामने श्लोक पढ़ के सुनाया जिसमें लिखा कि 4 वर्ण पहले से ही थे ना जी। उसने टेबुलेट किया, अभी जो फालतू की चीज़ लगी निकाल दी, जो ठीक लगी उसने कर दी। वो 1100 कुछ श्लोक जो है यहाँ झज्जर के हैं, वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उन्होंने भी 1100 बताए हैं, कई औरों ने भी 1100 बताए हैं। बहुत अच्छी किताब है उनकी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आर्य समाज के हैं जो? हाँ, आर्य समाज के। एमडीयू में जो? हाँ, एमडीयू में भी थे, वो झज्जर में थे पहले, विद्वान इंसान। फिर उसके थे हरिद्वार, उसके अपना वो जो है ना गुरुकुल कांगड़ी में भी थे, तो गोहाना में भी रहे वो जी लेक्चर, मेरे से मिलते रहे हैं, हॉस्पिटल था मेरा। उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत काम किया। तो बेसिकली क्या है कि अब ये जो जलाते हैं, मैंने खुद देखा है, एक दफ़ा कोई जला रहे थे, वो मेरे मरीज भी थे, मैं दिखाओ भी क्या, ना जी ना जी ना, कोई भी चीज़ को मैगजीन लगा के जला देते हैं 25 दिसंबर को। जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया मनुस्मृति को, वो मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं। मैं जयपुर एकेडमी में गया लेक्चर के लिए, मनुस्मृति पर ही था मेरा लेक्चर, तो वहाँ जो कह रहे स्वर्ण भी थे उसमें और दूसरे भी थे, वो सारे अम्बेडकर को, मैं अम्बेडकर जी की किताब ले गया, मैं भाई अम्बेडकर जी ने तो ये कहा है, तुम बताओ, तुम जो कह रहे हो कि अम्बेडकर ने ये कहा है, कहाँ कहा है। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि जो इतनी समस्याएं थी आज़ादी के बाद कि हम उस तरीके से नहीं कर पाए। अब किसी और लाइन पे चल नहीं, लाइन पर तो ठीक चले। आज जो चीन में जो प्रगति कर रहे हैं, ये मॉडल कौन सा है? ये नेहरू का मॉडल है। नेहरू का मार्केट सोशलिज्म कहा जाता था, इन्होंने हाइब्रिड कह दिया, यानी दोनों ही रहेंगे, सरकार का भी रहेगा और प्राइवेट का भी। वही चाइना आज कर रहा है। हाँ, वामपंथ तो नाम का है, बाकी सिर्फ तो नाम बदल। देखो उसने 19 वो बनाए इदारे, जिसमें भाभा एटॉमिक जो बाद में नाम दिया गया से लेके ये BSNL और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, BHL, HMT और कितने देने वाले तो नेहरू को भी गालियाँ देते हैं। वो तो कोई भी पॉलिसी होती है लोगों को, वो जो बीरबल की कहानी नहीं है कि भाई इस लाइन को छोटा करना कि उससे बड़ी खींच दो। हाँ, अपने आप छोटे हो जाएंगे। तो वही बात है, या आप उसको मिटाना शुरू कर दो। लेकिन ये भी बात ठीक है कि जितना इन्होंने नेहरू को गाली दी, उतना ही नेहरू प्रासंगिक हुआ। इतनी किताबें पूरे 70 साल में नहीं छपी नेहरू के ऊपर जितनी अब छप गई। उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता थी वो आ गई बाहर। बाकी तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अब वो कई बार व्हाट्सएप में आते हैं जो इस तरीके के कि एडवीना, जिन्ना और नेहरू एक कॉलेज में, वो कॉलेज ही नहीं आज तक। और जिन्ना नेहरू के 6 साल भारत वापस आने के बाद जिन्ना वहाँ गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और एडवीना कॉलेज गई नहीं किसी। उसमें आप नहीं पढ़े हो ना? हाँ, मैंने ना पढ़ाया ना पढ़ा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो आपको पता चलता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह मनुस्मृति की बात है। मनुस्मृति को कोई पढ़े। अच्छा, कौन सी मनुस्मृति पढ़े अगर कोई पढ़ना चाहे तो? वो जो जिसमें 1100 श्लोक है। 1100 श्लोक। यहाँ आसपास तो कहूँगा वो जो सुरेंद्र जी की पढ़ लो। अच्छा, बहुत अच्छी किताब, उन्होंने बहुत मेहनत से छाटी है। एक एक जो 2400 श्लोक है उसमें ऐसा नहीं है, उन श्लोकों को उन्होंने कहा कि ये नहीं है इसके। अच्छा, उसका प्रूफ दिया है, रिसर्च किया उन्होंने। हाँ, औरों ने भी किया। एक ने USA में किया, उसका नाम दिया मैंने। बहुत जगह पढ़ी गई है, जर्मनी में पढ़ी गई है, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे श्लोक नहीं हैं इसके। और सबसे बड़ी बात यह कि 2400 वाले में भी इतने श्लोक नहीं है जितने लोग उल्टे सीधे कह देते हैं। उसमें भी 8-10 श्लोक ही हैं स्त्री या शूद्रों के बारे में। ये भी तो एक खसूसियत देखो ना। और फिर जो व्यक्ति, एक श्लोक तो मैंने बताया स्त्री के बारे में, एक आपको सजा के बारे में बताया। उस व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो किसी के खिलाफ था? जो कह रहा है ब्राह्मण को 1000 जूते लगने चाहिए, क्षत्रिय को 100 लगने चाहिए, वैश्य को 50 और शूद्र को 10, क्योंकि उसके बेचारे की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उसके इतना नॉलेज नहीं था। हमारे वो एक पर क्लास में शोर कर रहे थे हम, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया। तो हमारे प्रिंसिपल आए तो सबको 5-5 डंडे मारे। हाँ, मॉनिटर को 10 मारे। वही मैं बता रहा हूँ, तेरी तो जिम्मेदारी थी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है।
इसी तरह मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। उपनिषद कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ज्ञान के ग्रंथ है। वहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की भाषा। आप सांख्य दर्शन पढ़ दो, उसमें भी जो ब्रह्मांड की बात करते हैं वो दो बातों से करते हैं। पुरुष का मतलब देवीय ऊर्जा और प्रकृति। अब प्रकृति का क्या अर्थ है बताओ आप? प्रकृति तो नेचर है जी। भाई यही तो गड़बड़ है ना, कि शब्दों का पता नहीं है, हमारे कुछ ही बनाते हैं। प्रकृति, कृति से पहले की चीज, जब कुछ नहीं था तो के पहले की चीज, उस वो प्रकृति है। ये जो नेचर है तो सब कुछ है, दिख रहा है। तो उस वक्त क्या था? प्रकृति को त्रिगुणात्मक क्या गया कि पोटेंशियल थे 3, सतगुण, रजगुण और तमस जी। और जब तक वो बैलेंस में रहते हैं, सांख्य कहता है, तब तक कुछ नहीं होता। जब उनका बैलेंस बिगड़ता है तो जो देवीय ऊर्जा वो खिंची आती है। वो देवी ऊर्जा इनर्ट है, वो दिखती नहीं है, उसका कोई वो स्वरूप नहीं है, उसमें कोई गुण अवगुण नहीं है। जबकि प्रकृति में 3 पोटेंशियल बोलते हैं इसको, गुण है। उसके साथ मिलने से सबसे पहली चीज़ क्या उत्पन्न होती है? सबसे पहली चीज़ है बुद्धि, महत्व। बुद्धि के बाद होता है अहंकार। अब अहंकार का मतलब बताओ। अहंकार तो दम क्या? किसी चीज़ पे, खुद के किसी क्वालिटी पे अहंकार हो सकता है। यहीं तो फंसे हुए धर्मेंद्र। अहंकार, आई कैन डू, अहम कार कर सकता। आजकल तो पढ़ाया जाता है, वो तो शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं, लेकिन वहाँ है वो, उसमें ये भावना आती है मैं कुछ कर सकता हूँ। उस कुछ कर सकने के बाद वो करता है तो 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और फिर सब कुछ का कबाड़ा करने वाला मन पैदा होता है। आप ये देखिए, सांख्य दर्शन जी कहाँ ये कह रहा है कि भगवान है? ना वेद कहते हैं भगवान, ना उपनिषद कहते हैं भगवान, ब्रह्म कहते हैं। जो ब्रह्म की परिभाषा छांदोग्य की मैंने बता दी। तो अर्थ का अनर्थ करने वाले बहुत हैं हमारे यहाँ, उसको समझें तब बात है। अब ये देखो, जो मैंने आपको बताया त्रिगुणात्मक, कि उसमें जब इम्बैलेंस होता है। अब मैं एक साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ उसका। हम इस कमरे में बैठे, हमारी माँ बैठी है, बहन बैठी है, बुआ बैठी है, बेटी बैठी है, हमें कुछ नहीं होता। पत्नी आ जाती है और कोई नहीं बैठा तो क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है ना हमारे दिमाग का, थोड़ा सजग हो जाते हैं। तो उससे बच्चा पैदा होता है। इसी तरह वहाँ बैलेंस बिगड़ा तो ब्रह्मांड पैदा हुआ। आप सोचे ना, जो मेरी बुक है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ योगा, उसमें यही बताया मैंने। ये लगभग 20 साक्ष्य दिए हैं जो एनालॉगी विद साइंस जी। तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ गीता के श्लोक ले लो आप, उसके अर्थ नहीं। अब आपने वो बहुत सुना होगा, वो जो कर्म पर है, क्या महाफलेषु, गीता में बहुत सारी महाफलेषु, वो है ना महाफल, वो देखो तिलक ने लिखी। तिलक महाराज कर्म योगी थे, उन्होंने कर्म पे लिखी। नामदेव ने लिखी, वो भक्ति योगी थे, उन्होंने भक्ति वाले को उबार दिया। उन्होंने गीता को अपनी भक्ति के नजरिए से देखा। लेकिन बेसिकली क्या है कि मैं साइंस पढ़ा हुआ आदमी, संस्कृत मैंने, अपने पिताजी मेरे विद्वान थे। साइंस की दृष्टि से भी टीका लिखी गई गीता पे? गीता पे लिखी, मैंने भी लिखी, चिकित्सा। अब आप मुझे बताइए, वो है ना कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या अर्थ है उसका? वही कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्यों करूँ फिर मैं? आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं। कोई इच्छा नहीं थी क्या आपकी? बैठे थे ना आराम से। ये तो संयोग से ही बन भाई आप बैठे बात, सच में गीता के श्लोक तो मैं वही कह रहा हूँ कि बात कर रहे थे ना, आपने कहा सर मैं लगा लूंगा, लगा ले। तो एक फल की इच्छा हुई कि मेरा वीडियो बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ क्या है? आप पेपर करके आए, आपका बेटा करके आया जी, उसने, आपने पूछा कैसा हुआ, कि पापा 90% नंबर आएंगे। आए 70। क्यों आए? क्योंकि वो जज बन गया खुद के, मेरे 90 जितना करके आया हूँ, लेकिन नंबर तो मास्टर ने देने हैं, उसने गलती पाया होगा। तो वहाँ भी यही है
कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, कि फल के लिए खुद जजमेंट मत करो। कर्म का फल जरूर मिलेगा, ये नहीं कहता, उसने कहा इच्छा मत करो। इच्छा मतलब अपने हिसाब से मत इच्छा करो कि भाई मेरे इतने ही आने चाहिए जी। ये नहीं कहा उसने कि कर्म करो और फल की रखो ही मत, इच्छा है फल मिलेगा ही नहीं, इतना वो कर्म सारा दूंगा है, कर्मयोग में सारा लिखा है, मिलेगा सब कुछ। सारे ग्रंथों में कहते हैं कि भाई मिलेगा, वो क्यों कहता है कि भाई नहीं मिलेगा? लेकिन झगड़ा कहाँ है कि जहाँ हम खुद देने लगते हैं नंबर, भी मेरा इतने का है। सिर्फ यानी गीता या किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए उसके सिर्फ शब्दों का मीनिंग नहीं, वो सूत्र हैं, डिकोड करने पड़ते हैं उनको। ऐसे नहीं है कि आपने उसका अर्थ निकाला शब्दों का और वो बना लिया उसका। तो मनुस्मृति के जो जितने भी विवादास्पद दोहे हैं, श्लोक हैं, उनको ऐसे ही समझा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो भाषा पे भी कि उस जमाने में ये भाषा थी, इस जमाने में ये थी, इसमें ये थी, क्योंकि भाषा का स्वरूप बदलता, जैसे अहंकार का आपने कहा जी, ऐसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का अर्थ है। शेक्सपियरियन इंग्लिश में देखोगे स्कूल का अर्थ क्या है, आप विद्यालय देंगे। हाँ जी। जबकि शेक्सपियर में चंडाल चौकड़ी है उसका अर्थ स्कूल का। शेक्सपियर के ज़माने में अंग्रेजी में उसका चंडाल चौकड़ी है, और बहुत सारे शब्दों का। शेक्सपियर ने भी इस्तेमाल किया उस शब्द का कहीं, हाँ इसी रूप में। हाँ, तभी तो उसको शेक्सपियरियन इंग्लिश कहा जाता है। अच्छा, चंडाल चौकड़ी है। हाँ। तो बेसिकली क्या है, तो सारे देखिए भाषा के तो पैर नहीं पहिए होते हैं, चलती है वो, और अर्थ भी बदल रहते हैं, उसकी इंटोनेशन भी, यानी जो प्रोनाउंसिएशन भी बदलता रहता है। अब यहाँ से जीन जाओगे होती रहती है। हाँ, बस वो हरियाणा में भी, हाँ सब सारी दुनिया में ऐसा है। तो बेसिकली वही उसका हाथ। तो जो विद्वान हैं भाषाविद, उन्होंने उसको इस पे परखा है कि भाई ओरिजिनल क्या थे और प्रक्षेपित कौन से हैं। जी, तब जाके 1112 या 13 श्लोक को असली माना गया, मैक्सिमम 1120 को। तो कभी देश में ऐसी कोशिश क्यों नहीं हुई कि ये जो उनके विरोधी हैं और उनके पक्षकर हैं जो मनुस्मृति के, वो एक साथ बैठे हैं और इसको ही निचोड़ पे निकले? हमारे यहाँ देखो क्या था कि जब तक मुस्लिम राज्य नहीं बने थे तब तक हमारे यहाँ आयुर्वेद की मैं बताता हूँ बात। आयुर्वेद जब तक मुसलमान राज्य नहीं आए थे, जिन्होंने यूनानी पद्धति, मैं ये नहीं कहता वो मुसलमान धर्म नहीं आया था, वो राजा आए थे, लुटेरे थे। मुगल यहाँ बस गए, इसलिए वो यहाँ के हो गए, नहीं तो आते थे लूट के चले जाते थे। वो सारी दुनिया में चलता था, उस जमाने का इतिहास निकाल लो तो यहाँ नहीं है। सिकंदर ने भी दुनिया को लूटा, उससे पहले चंगेज खान ने औरों को लूटा, मंगोलों ने अलग को लूटा, चीन को बहुत बार लूटा गया है। तो वो धर्म के नाम पर गलत है उस बात को कहना। वो राजा थे, लुटेरे थे, आए थे। तो बेसिकली क्या हुआ, अब मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। एक सर्पगंधावटी है जो आयुर्वेद में, जो ब्लड प्रेशर और मेंटल डिजीज़ के लिए है, ठीक है। उसके ऊपर स्वीडिश रॉयल एकेडमी में एक पेपर पढ़ा गया 1910-11 के आसपास। डॉक्टर जे वकील थे बॉम्बे के, उन्होंने पढ़ा। तब एलोपैथी में पहली ब्लड प्रेशर की दवाई बनी सर्पासिल, उसी अल्कोलाइड पर रिसर्च हो गई। दूसरी सर्पिना, तीसरी रेसरपिन। उसमें एक और अल्कलाइड होता था जो पोटासियम ब्रोमाइड के आसपास का था कुछ, उससे जो बाद में आपकी एल्प्रेक्स और ये आई ना सारी दवाइयाँ, उस पे आई है। लेकिन क्या था कि आज सर्पगंधावटी क्यों नहीं काम करती, कि तब घोड़ों पर चलते थे। अब हम इतनी तेज़ी से कार और हवाई जहाज में, तो हमारी शरीर के हर चीज़ वाइब्रेट करती है हर सेल। तो जो अब ब्लड प्रेशर होता है वो उस टाइप के ब्लड प्रेशर जैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ रिसर्च बंद होगी हर फील्ड में, लेखनी में भी और चीज़ों में भी। उस वजह से सारी गड़बड़ आई। फिर जब आज़ादी आई तो इतनी सारी समस्याएं थी, देश कंगाल था, रोटी की समस्या सारी थी,
ये हाथ से सुई बनाते हैं ना, ये भी स्विट्जरलैंड से आती थी तब, जो थेगली लगाने वाली, स्टिच करने के लिए। हाँ। तो आप ये सोचो कि अंग्रेज़ों ने, और हमारे को नहीं, गौरों ने तो सारी दुनिया को लूटा। हमारे यहाँ और चीन में पॉपुलेशन और ये जो हमारे जो सामाजिक संस्थाएं इतनी तगड़ी थी कि हम बच गए। बाकी जगह या मार दिए या क्रिश्चियन या मुसलमान बना लिए गए। कई देश तो ऐसे हैं जो ख़त्म कर दिए, उनका हिस्सा ही बन गया। कनाडा ख़त्म हो गया, नहीं उनके जो ओरिजिनल लोग थे वो तो ख़त्म हो गया। हम क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी, डेवलप थे दोनों, चीन और हम, थी। हाँ, तो उस वजह से हम बच गए, वरना हम ही नहीं बचते। हमारे यहाँ कोशिश हुई लेकिन वो नहीं कर सके वैसा, वहाँ कर दी उन्होंने। चलता रहेगा ये मनुस्मृति पे विवाद? हाँ, जब तक दोनों पक्ष नहीं बैठे। हाँ, उनके भाई देश के सबसे जो 20 क्रिटिक हैं मनुस्मृति के, उनको बुला लो। और 20 उनको बुला लो। देश के 20 मनुस्मृति के विद्वानों को बुला लो, उनको एक कमरे में बंद कर दो, एक मोटी और कहते जब तक मुकम्मल समाधान ना निकले। मैं कहता हूँ जो इसको सपोर्ट करते हैं वो भी विद्वान नहीं है, और जो इसका विरोध करते हैं वो भी विद्वान नहीं। जो असली विद्वान है उनको रखो जज की भूमिका में, और उन दोनों को बैठा दो वादी प्रतिवादी, लड़ने दो हैं। तब कुछ हो सकता है। अब यही है कि इस कमरे से आप लोग खाना पहुंचता रहेगा, बाहर तभी निकलोगे जब कोई समाधान होगा। तो तब जाके बात है ना, तब जाके खत्म। अच्छा, उनमें से फिर सबसे बड़ी बात, अब यहाँ नहीं, एम.एन. राय का नाम सुना है आपने? ना, मैंने नहीं सुना। वो बंदा था जिसने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। वो बंदा था जिसने लेनिन के साथ काम किया, जिसने स्टालिन के साथ काम किया, जिसने मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। हिंदू था, ब्राह्मण था, बंगाली था, जिसको बाद में कम्युनिस्टों ने भी जूते मारे। सीपीआई उसने बनाई थी। अच्छा। और आप जितने वामपंथी पूछ के बता दो मुझे एम.एन. राय का नाम। एम.एन. राय वो बंदा था जिसकी वजह से नेहरू ने, फिर उसका कम्युनिज्म से वो बदल गया विचार कि ये ठीक नहीं है, तो उसने रेडिकल ह्यूमनिज्म बनाया, और एक पार्टी भी बनाई थी, वो चली नहीं उसकी, सीपीआई से हटके। वो उसका मार्केट सोशलिज्म था ये। और 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसने वहाँ लेक्चर दिया था, और नेहरू उससे बहुत प्रभावित था। उसी की बातों को समझकर इसने मार्केट सोशलिज्म किया, जो इतने बड़े बड़े दायरे बनाए। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन जी। 1964 के आसपास नेहरू जिससे प्रभावित हो वो, तो आप सोच लो। और एम.एन. राय का नाम नहीं, आप पत्रकार हो इतने सालों, पढ़ने में नहीं आया डॉक्टर साहब कभी? पढ़ने में क्यों? क्योंकि वामपंथी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनसे पूछिएगा। अगर 1000 में से एक भी आदमी एम.एन. राय का नाम बता दे तो मैं टांग के नीचे से निकल जाऊँ। उन वामपंथियों की बात का, आम आदमी की नहीं, आम तो लाख में नहीं पाएगा। तो ये विडंबना है हमारे देश की, कि हमारे देश की जो धरोहर है हम उसको ही नहीं समझ, और अब तो और मिटाने में लगे हुए। अब तो कोई मतलब भी नहीं है, तो बस तो बेसिक चीज़ वही है मेरे भाई कि ये जो चीज़ें हैं ना, उसे लिख दिया नेहरू एडवीना के संबंध थे तो थे, बस थे, वो मुसलमान था तो था, मुसलमान था तो था। चलो वो उनकी वो गया वक्त, तो ये भी चला जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि देश को अगर वाकई देश बनाना है, देखो संक्रमण काल है, सारी दुनिया में बुरे हाल। इस वक्त एक सूडो नेशनलिज्म, राइटिस्ट मूवमेंट सारी जगह फैला, पूरी दुनिया में फैल रहा है। ट्रंप किन वोटों से बना है पता है आपको? ट्रंप जो था, जो फिलिस्तीनी बसे हुए हैं ना मिनेसोटा में, सिर्फ उनकी वोटों से आगे निकला है। अब ये कह रहा है मैं गजा को खरीदूंगा। अब वो दुख पा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा था बिडेन गलत है, अच्छा तो इसको बना दो। अब वो सोच रहे हैं कि ये पहले वही ठीक था। अब तो वो गाजा का वीडियो जारी कर रहे हैं, हाँ, ऐसे आराम करते हुए के। तो मैं वही बता रहा हूँ भाई कि हम मनुष्य जो है ना, जब से पैदा हुए मनुष्य बने बंदरों से। मैं तो कहता हूँ बंदर कहते होंगे आदमी मत बन पछताएगा। क्योंकि तब से हमारे में लालच। अब शेर है,
पेट भर गया, उसके बराबर में हिरन घूमता रहे, नहीं मारेगा उसको। नहीं मारेगा जी, भूख लगने पे ही मारेगा। और हम क्या है, 4-4 10-10 पीढ़ी के लिए जोड़ेंगे, बासी खिलाएंगे, जैसे आगे आने वाले अपंग पैदा होंगे ससुरे, वो तो कमा ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो एक चुटकुला भी है ना, बोले जी हाथ देखा किसी ब्राह्मण ने, ज्योतिषी ने, तो लाला जी का, वो बोले आपकी 7 पीढ़ियां मौज करेंगी, 7 पीढ़ियों जितना धन आप उदास हो गया, आंसू आ गए। बोले लाला जी इतनी अच्छी बात बताइए, दक्षिण 8वीं के करेंगे। बोला 8वीं की भूख भाई। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, हम इतने मूर्ख हैं। अब मैं अपनी पर्सनल, मैंने जब छोड़ा नर्सिंग होम, मेरे सारे दोस्त कहते मूर्ख हैं। अब मैं मौज कर रहा हूँ, अपने मन के काम कर रहा हूँ। कब करूँगा? मरने के बाद करूँगा क्या? आपसे बात कैसे होती है? बेटा मरीज देख रहा होता है, नोट छाप रहे होते। अभी एक वो आया है, सर्वे आया डॉक्टर्स पे, भारत के डॉक्टरों पे, कि भारत के डॉक्टर की 90% संपत्ति ऐसी छोड़ के जाते हैं वो जिसको कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मतलब वो जितना धन उन्होंने जीवन में कमाया उसका 10% उपयोग किसी में दिन लगा। डॉक्टरों पे बात करेंगे। डॉक्टरों की, मेरे तीनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और मैंने एक को भी डॉक्टर नहीं बनाया। किसी दिन बताऊंगा इस पर भी। जरूर डॉक्टर। डॉक्टरों की जो हालात, बल्कि अभी तो मुझे सुरेंद्र जी की मनुस्मृति पढ़नी पड़ेगी। हाँ जरूर पढ़ें आप, मस्ट। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि नहीं लिखा चलेगा क्या हुआ। हाँ, वो पढ़िएगा आप और आपको पता। बहुत अच्छी किताब है जी, बहुत विद्वान आदमी है। आया करो डॉक्टर साहब आप। आज मन कर गया है। शुक्रिया अच्छा डॉक्टर चलते साहब। नमस्कार।